हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आपको पता है कि इस समय हम लोग एनिमल किंगडम या सजीव जगत की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2। कल वाली क्लास को थोड़ी देर जल्दी से जल्दी इसको रिवाइंड करेंगे और फिर आज हम लोग बात करेंगे। कहां तक हमें बात करनी? आज हम लोग बात करेंगे आपको कोरीफेरा। तो चलिए, अपनी आदत के अनुसार बिना कोई इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आपका टाइम बड़ा कीमती है, फालतू बातें नहीं करने का। जो कल आपको बताया गया था कि हमारी इस पृथ्वी पर 17 से 18 लाख प्रकार की सजीव पाए जाते हैं और इन 17 लाख से 18 लाख सजीव को एक साथ स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए क्या किया गया? इसलिए हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के सजीवों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर सजीवों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं। फिर आपको हमने एक बात बताई थी कि सीरियस तरीके का जो क्लासिफिकेशन था, जो आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन चल रहा है, वो क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। और आर.एच. विटेकर के अनुसार सभी प्रकार के 17 से 18 लाख प्रकार के सजीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में बेटा बांटा गया। ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था एनिमलिया या प्राणी जगत के बारे में। सभी प्रकार के जो सजीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जिनको हम जंतु कहते हैं, उनको फिर से कुछ दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री ऑफ एनिमल्स, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइप ऑफ सीलोम, नोटोकार्ड आदि के आधार पर फिर से इनको बांटा गया है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, कल बात हुई थी, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और इसके बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या मतलब जो संगठन के स्तर थे, उसके आधार पर सभी प्रकार के सजीवों को 4 ग्रुप में बांटा गया। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और इसके बाद आपको ये भी बताया गया था कि कौन सा फाइलम किसके अंतर्गत आता है। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, और उसके आधार पर 2 प्रकार के सजीव थे। एक वो जिनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जैसे प्लेटियोहेल्मिन्थेस में, और दूसरे थे जिनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, अर्थात सिंगल माउथ होता है, वही एनस का काम करता है, जैसे प्लेटियोहेल्मिन्थेस। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट गट की, यानी जिसमें डबल माउथ या डबल ओपनिंग्स पाई जाती है, जिसे हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसके अंतर्गत एस्केलमेंथेस से कार्डेटा तक के सभी प्रकार के सजीवों को रखा गया। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी परिसंचरण तंत्र के प्रकार, जिसमें खुला प्रकार और बंद प्रकार आपको बताया गया। आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, इनमें खुले प्रकार का था परिसंचरण, अर्थात ऐसे सजीवों में धमनी और शिराएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि दूसरे सजीव जिनमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, उनमें रुधिर का परिसंचरण नलिकाओं में होता है, वेसल्स में होता है, और उन वेसल्स को हम आर्टरी, धमनी, शिरा, वेन्स या कैपिलरीज के शिकाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिलिड्स, कुछ मोलस्क और कॉर्डेट्स को स्थान दिया गया। तो कल की क्लास हमारी लोगों की यहां तक हुई थी। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बेटा सिमेट्री की। अब दो बातें इसमें हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई आपसे ही कहता है कि बायोलॉजी ये जो है ना वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो अब मैं क्या ही कहूँ उसको। लेकिन बायोलॉजी वास्तव में एक बहुत ही विजुअलाइज और समझने वाला सब्जेक्ट है। सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि सिमेट्री होती क्या है। सममित, किसी शरीर में अंगों के लगने की जो व्यवस्था होती है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। दोबारा से समझो, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी। किसी भी सजीव के शरीर में जो अंगों के लगने की एक व्यवस्था होती है, पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कोई भी ऑर्गन कहीं भी लगा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित प्रकार का अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित प्रकार का सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत उसके शरीर में ऑर्गन लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि खोपड़ी कहीं लग जाए, हाथ कहीं लग जाए, पैर कहीं लग जाए। एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत सजीवों में अंग लगे होते हैं और इन अंगों के लगने की व्यवस्था को हम सिमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वास्तव में सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब है अंगों के लगने की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इन बॉडी। सजीवों के शरीर में अंगों की लगने की व्यवस्था के क्रम को हम कहते हैं सिमेट्री। अब इस सिमेट्री को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। इस आधार पर अगर हम बात को देखें तो जितने भी सजीव हैं, सभी प्रकार के जो सजीव हैं, इन सजीवों को यानी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम जंतु कहते हैं, इनमें 3 प्रकार के अंगों की लगने की व्यवस्था पाई जाती है। और वो व्यवस्था बेटा कहलाती है, पहले प्रकार की व्यवस्था जो होती है इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब हो गया? एसिमेट्रिकल का मतलब है असममित, यानी इनमें जो ऑर्गन है वो रैंडमली लगे होते हैं, कोई व्यवस्था का क्रम नहीं, कोई भी ऑर्गन कहीं पे लगा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं असममित, कोई सिमेट्री नहीं है। और इस प्रकार के सजीव जो होते हैं वो केवल एक ही फाइलम में पाए जाते हैं और वो फाइलम है पोरीफेरा। कहां पे पाए जाते हैं बेटा? पोरीफेरा में। दूसरे प्रकार के सजीव जो होते हैं, देखो अभी हम एनसीईआरटी की भी बात करेंगे आपसे कि कैसे इसको एनसीईआरटी ने कैसे बेस किया। पहले हम जैसे कह रहे हैं वैसे समझो। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री। सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करो, फिर हम बताएंगे इसके बारे में कि रेडियल सिमेट्री से क्यों कहते हैं। अभी हम ये नहीं बता रहे, अभी सीधे हम बता रहे हैं कि सिमेट्री कितने प्रकार की है और इसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत इसे हिंदी में कहते हैं अरिसम्मित। अरिसम्मित के अंतर्गत जो हमारे 11 फाइलम है, इन 11 में से 3 फाइलम रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा आता है सीलेंट्रेटा बेटा, दूसरा आता है हमारा टीनोफोरा, और तीसरा बेटा आता है हमारा एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स।
जो वयस्क प्रकार के इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तीसरी प्रकार की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत बाकी बचे हुए सारे फाइलम आते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम द्विपार्श्व सममिति। इसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। क्लियर हो गई बात? कौन कौन से फाइलम आएंगे? जितने भी फाइलम आपके बचे हैं, यानी टिनोफोरा के बाद आता है स्केलमेंथीस, फिर एनेलिडा। कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएगा स्केलमेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, और इसके अलावा अगर बात करें अपन हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। देखो ये एक सीधे सीधे क्वेश्चन करने की बात हो गई कि पोरीफेरा असिमेट्रिकल, सीलेंटेनो इकाइनो रेडियल, बाकी बचे सब बाइलेटरल। दोबारा से हमारी बात को सुनो और नोट करो इसे। मैं नोट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? पहले ध्यान से सुनो मैंने कहा क्या है। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, सीलेंटिनो इकाइनो रेडियल, बाकी बचे सब बाइलेटरल। एक बार और सुन लो। पोरीफेरा असिमेट्रिकल, सीलेंटिनो रेडियल, बाकी बचे सब बाइलेटरल। इकाइनोडर्मेटा इसमें एक्सेप्शन है। इसके लार्वा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। और एडल्ट जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है बेटा बाइलेटरल। ठीक है, तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब जरा ये बात कर लें कि हम कैसे इस बात को जानेंगे कि ये रेडियल सिमेट्री है, ये एसिमेट्रिकल है और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इस बात को अब समझें। तो बेटा इतनी बात समझ गए कि किस प्रकार की सिमेट्री कहां पे पाई जाती है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं कि ये एसिमेट्रिकल है, ये रेडियल सिमेट्रिकल है और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिमेट्रिकल की। एसिमेट्रिकल की अगर बात की जाए तो एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हेलिक्स। अगर किसी सजीव के, मान लीजिए ये कोई सजीव है, देखो अंग्रेजी पे न जाओ, बात पे जाओ। जैसे ये कोई सजीव है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये कोई लिविंग्स है ऐसे। सपोज करो कि ये एक जंतु है। अब इसको अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब अगर सेंटर पॉइंट से तो सेंटर एक्सिस ये आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहा है। अब इस सेंटर एक्सिस से काटा जाए और ये दो बराबर भागों में बटे। कहीं से भी काटने पर, जैसे हम काट रहे हैं इसको, अब कहीं से भी काटो, ये बराबर भागों में बट रहा? नहीं बट रहा। तो जब सेंट्रल एक्सिस से काटने पर कोई जंतु दो बराबर भागों में कम से कम बटे तो सिमेट्री है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सिमेट्रिकल है। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ कि अगर किसी सजीव को किसी भी उसके केंद्र बिंदु से काटने पर वो दो बराबर भागों में नहीं बटता है तो ऐसी सममिति को हम कहते हैं असममित प्रकार। और ये कहां पाया जाता है? मैंने क्या बताया अभी, इस पंजे में पाया जाता है। इफ एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल
अब अगर दूसरे की बात करो, दूसरा प्रकार था हमारा रेडियल सिमेट्री। ये फिगर आप पहचानते होंगे, एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ बॉडी टू आइडेंटिकल हेल्मेट्स। शरीर को कहीं से भी काटा जाए, शरीर को केंद्र बिंदु को आधार बनाकर किसी भी स्थान से काटने पर यदि वो बराबर भागों में बंटता है, जैसे कैसे बट रहा है आप देखो, इसको काटो ऐसे, इसको ऐसे काटा गया, फिगर पे देखो, अब दो बराबर भाग हो गए कि नहीं हो? इधर वाला भी इधर वाला भी, कहीं से भी काटे दो बराबर भागों में ये कम से कम सेंटर पॉइंट कहाँ है इसका? इसका सेंटर पॉइंट ये है। इस सेंटर पॉइंट से आप ऐसे काटो तो भी बराबर बटेगा, ऐसे काटो तो भी दो से अधिक बराबर भागों में बटेगा। तो जब क्या लिखा है? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ बॉडी टू आइडेंटिकल हेल्मेट्स। शरीर के केंद्र बिंदु से किसी भी स्थान से काटने पर यदि सजीव का शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है तो ऐसी सममिति को हम अरिसममिति कहते हैं। और इस प्रकार की अरिसममिति कहां पाई जाती? कहां बताया था? हमने बताया था सीलेंटेटा में पाई जाती है, टीनोफोरा में पाई जाती है, और एडल्ट एकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। अब जैसे ये एकाइनोडर्म्स में ये सितारा मछली आती, ये स्टारफिश आती, ये इसका सेंटर पॉइंट, कहीं से भी काटिए और कहीं से भी काटोगे आप इसको, कहीं से भी काटो, ये बराबर दो भागों में बटेगी। तो ऐसी सिमेट्री जो होती है वो क्या कहलाती है? ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बाइलेटरल सिमेट्री अपनी भी होती है, हम ही को देख लो, फिगर बाद में देखना। अपनी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस कहां पे? ये। अगर सेंट्रल एक्सिस से काटने पर शरीर ऐसे काटा जाए ना, ऐसे अगर काटा जाए तो स्पष्ट रूप से एक हिस्सा बायां और दूसरा हिस्सा दाईं तरफ बराबर बराबर दो भागों में बट जाएगा। तो जब सेंट्रल एक्सिस से काटने पर स्पष्ट रूप से शरीर राइट और लेफ्ट भागों में बट जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। अब यहां पर ये केकड़ा दिखाया गया आपको, यहां पर सेंट्रल एक्सिस ये है। अब इस सेंट्रल एक्सिस से हम इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं ना। अब देख लो, दो बराबर भागों में लेफ्ट और राइट दो बराबर भागों में बट गया। एक ये इधर देखो, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 1 2 3 4 5। एग्जैक्टली अगर सेंट्रल एक्सिस से काटने पर शरीर दो स्पष्ट बराबर भागों में ऐसे बढ़ता है, किधर? लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ता है, दो स्पष्ट भागों में बढ़ता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। तो जब न बटे, अब बिल्कुल शॉर्ट करके समझो, जब सेंट्रल प्लेन से न बटे, किसी भी तरीके से न बटे तो असिमेट्रिकल। सेंट्रल प्लेन से काटने पर दो बराबर भागों में या कहीं से भी काटने पर सेंट्रल एक्सिस से ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, तो रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा, सीलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट। और अगर एग्जैक्टली दो भागों में काटने पर सेंट्रल एक्सिस से लेफ्ट और राइट दो भागों में बट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व सममिति। कहां पे पाई जाएगी? पोरीफेरा छोड़ दो, सीलेंटेटा छोड़ दो, टीनोफोरा छोड़ दो, इकाइनोडर्मेटा छोड़ दो, बाकी बचे सब बाइलेटरल। पोरीफेरा कैसा है? पोरी असिमेट्रिकल, सीलेंटेनो रेडियल, बाकी बचे सब बाइलेटरल, एक्सेप्शन इकाइनोडर्मिक्स। एक लाइन पढ़ लो तो इतना लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब सिमेट्री के बाद जो
अगला बिंदु लिया गया क्लासिफिकेशन के लिए, वो पॉइंट है बेटा भ्रूणी परिवर्धन के दौरान बनने वाली स्तरों के आधार पर, यानी डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आप ये समझे ये होता क्या है। डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हिंदी में लिखा होता है द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी संगठन। भ्रूणी परिवर्धन के दौरान कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें 2 स्तर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 स्तर पाए जाते हैं। तो जिनमें 2 स्तर पाए जाए उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 स्तर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये स्तर कौन से होते हैं? एक्टोडर्म और इंडोडर्म। देखो जो मैं बताता हूं आपको, जैसे कोई जंतु है, ये इसको आप ऐसे काट लीजिए, जैसे प्याज को स्लाइड में गोल काटते हो या गाजर को ऐसे गोल गोल काटते हो। अब उसमें कितने स्तर दिख रहे, इसके आधार पर इसे बांटा गया। लेकिन ये स्तर हमें देखने कहां पे हैं? भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो जैसे ये बॉडी है, अब इस बॉडी में बाहर की तरफ ये एक स्तर पाया जा रहा ऐसे, और इस स्तर को बोलते हैं एक्टोडर्म, राइट। इस स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्तर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग बाह्य त्वचा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हिंदी में इसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। फिर इसके बाद एक दूसरा स्तर है, और ये जो दूसरा स्तर आपको दिख रहा है ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब यहां पर सेल स्पष्ट रूप से नहीं है। फिर इसके बाद अंदर की तरफ एक स्तर और दिख रहा है ऐसे। पूरी बात को समझना पहले। अंदर की तरफ जो स्तर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंडोडर्म या अंतः त्वचा। बीच में आपको क्या दिखा? यहां सेल बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही, यहां पर सेल स्पष्ट नहीं दिख रही, इसे हम कहते हैं मीजोगिलिया। तो अगर किसी जंतु के भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ये द्विस्तर बनते हैं, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, या एक्टो और इंडोडर्म केवल 2 स्तर पाए जाते हैं, और बीच में ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मीजोगिलिया होती है, लेयर स्तर होता है, तो ऐसे सजीवों को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोब्लास्ट। द्विकोरिकी ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक।
द्विकोणिकी। सर इस प्रकार के सजीव एग्जाम्पल, बेटा इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल होता है सीलन टेट्राफाइलम। सीलन टेट्रा के सारे सजीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोणिकी होते हैं, क्योंकि उनके भ्रूणी परिवर्धन के दौरान केवल 2 झिल्लियां बनती। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें 3 प्रकार के ये स्तर होते हैं। अब 3 स्तर से मतलब, देखो मैं दिखाता हूं आपको 3 स्तर से मतलब क्या है। जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोणिकी की बात करें, तो जब त्रिकोणिकी की बात की जाए तो पहला स्तर इसका ये इक्टोडर्म, जैसे उसमें था ऐसे इसमें भी इक्टोडर्म है। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा स्तर इसके अंदर ऐसे, जहां पर वहां मीजोग्लिया आपको दिख रही थी, वहां पर आपको मीजोग्लिया दिख रही थी, एक सेकंड दोबारा से बनाते, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, जितना हो पाएगा उतना आज पढ़ो, निकल पड़ेंगे अपन, है कि नहीं? कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये दूसरा स्तर, इसके अंदर फिर एक यहां पर ये तीसरा स्तर ऐसे। अब देखो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया एक्टोडर्म, या इसको कहते हैं बाह्य त्वचा। फिर इसके बाद जो ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, पिछली बार क्या था, इसमें सेल नहीं थी, इस बार सेल है, इसे कहते हैं हम मीजोडर्म या मध्य त्वचा। और तीसरा बेटा जो होता है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंडोडर्म, इसे बोलेंगे इंडोडर्म। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? अब हम यहां पे देख रहे हैं कि भ्रूणी परिवर्धन के दौरान इन जंतुओं में 3 स्तर हैं, एक तो इक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। क्लियर हो गई बात? तो जब इनमें 3 स्तर पाए जा रहे हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब क्वेश्चन आएगा कि डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है? तो केवल हमने बात की थी कि सीलन टेट्रा डिप्लोब्लास्टिक है। वैसे पोरीफेरा भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने चर्चा नहीं की, इसलिए मैंने भी नहीं की। पोरीफेरा और सीलन टेट्रा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी जितने फाइलम बचे, कौन कौन से बच रहे? फाइलम बच रहा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के और हड्डी वाले जंतु कॉर्डेटा तक के जितने सदस्य हैं, कॉर्डेटा तक के जितने भी सदस्य हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? त्रिकोणिकी होते हैं, त्रिकोणिकी होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के आधार पर भी सजीवों को वर्गीकृत किया गया है। अगला कैरेक्टर हम लेते हैं यहां पर सीलोम। अगले कैरेक्टर की हम बात करेंगे यहां पर सीलोम की। सीलोम को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया। सीलोम, हिंदी में इसे कहते हैं हम देह गुहा, बॉडी कैविटी। राइट। अब सबसे पहले यह समझना होता है कि बॉडी कैविटी कहते किसे।
देह गुहा होती कहाँ पे। जैसे ये हमारा शरीर है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये तुम्हारी नाक, ये मुंह, और ये देखो ये इतना गंदा सा मुंह, ऐसे इस तरीके से, और फिर आप ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, और फिर आप ऐसे ऐसे, और फिर नीचे आकर के आप ऐसे हो गए। ये आपके शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में यहां से चले, ऐसे आए नीचे, इस तरीके से ऐसे, और ये और ये हमारी आहार नाल है, राइट। ये पूरी बॉडी है, बीच में इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल पड़ी होती है, इसको हम कहते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इस गट या एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो इसके और इसके बीच में, तो ये वाली बात समझ में आ गई। यहां पर दो बातें हैं, ये हमारी बॉडी वॉल है और ये हमारी गट वॉल है। इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर? इसको बेटा बोलेंगे बॉडी वॉल। अब अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं, मान लीजिए इसको बीच से काट लिया जाए, ऐसे काट लिया जाए, ऐसे काट लिया जाए। जब ऐसे काट लोगे तो ऐसे काट लिया तो बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल आएगी, ये गट वाल आ गई, इस तरीके से ये गट आ जाएगी, ठीक, और ये बॉडी वाल आ गई। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, देह गुहा यानी देह भित्ति और आहार नाल के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं बॉडी कैविटी। इससे हम कहते हैं बॉडी कैविटी, या इसी को हम कहते हैं देह गुहा। अरे यार, पूरा शरीर ये दिख रहा है ना, इसमें बीच में ये आहार नाल गई, तो आहार नाल कहीं रखी है ना, एक स्पेस बीच में है जहां पर ऐसे ये एलिमेंट्री कैनाल रखी हुई। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बोलो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं देह गुहा या सीलोम। पहली बात तो ये समझ लो। अब इसके बाद सीलोम को बनाया गया बेस। पहली बात तो यही समझनी थी कि सीलोम होता क्या है, देह गुहा कहते किसे, जहां पर लंग्स फेफड़े ये सब फलाने ढिमकाने इसके अंदर रखा एक खोखला स्थान है। अब ये तो समझ गया कि सीलोम क्या होती। अब इस सीलोम के आधार पर, इस फिगर को देखिए, हमारे बुक का फिगर बना हुआ है। इस सीलोम के आधार पर पूरी जितने भी सजीव हैं, ये सजीव 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। एक जिनमें देह गुहा नहीं होती, एक जिनमें होती है, और एक थोड़ा अलग प्रकार की, यानी कुल 3 प्रकार है। एसिलोमेट, दूसरा है स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा प्रकार होता है सीलोमेट। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि सत्य देह गुहा, असत्य देह गुहा और अगुहा,
यहां पर तीनों में अंतर क्या है? एसिलोमेट का मतलब हो गया अगुही, जिनमें कोई गुहा नहीं होती है। स्यूडो का मतलब होता है झूठ, असत्य देह गुहा वाले, और ये सत्य देह गुहा वाले। अब देखो यहां पर जो फिगर दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ए वाले को इन्होंने दिखाया स्यूडोसिलोमेट, ये स्यूडोसिलोमेट। पहले समझो फिर अभी बना के भी दिखाता हूं। इसे कहते हैं सिलोमेट। ये वाला जो आप देख रहे हो ये है स्यूडोसिलोमेट, और तीसरा वाला जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं एसिलोमेट। तीनों में अंतर क्या है? अगर हम लोग एसिलोमेट की बात करें, एसिलोमेट की बात करें तो देखो ये इक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये इंडोडर्म है। और ये जो अंत में दिख रहा है ये हमारी गट मान लेते हैं, ये आहार नाल है। तो कहीं पर बीच में स्पेस दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसलिए जब देह गुहा ही नहीं तो इसको क्या बोलते हैं? आसिलोमेट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आसिलोमेट। दूसरा देखिए, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक्टोडर्म, फिर ये लाल वाला दिख रहा है ये मेसोडर्म, और अंदर ये चला गया इंडोडर्म यहां पे, और बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है स्पेस। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं देह गुहा। ये जो स्पेस दिख रहा है इसे कहते हैं देह गुहा। तो ये हो गया वास्तविक देह गुही जंतु। तीसरे, यहां पर हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे पाउच दिख रहे हैं, ये मेसोडर्म के छोटे छोटे ये पाउच दिख रहे हैं। तो जहां पर देह गुहा इस प्रकार से छोटे छोटे पाउचेस के रूप में होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैसे? असत्य गुही जंतु या स्यूडोसिलोमेट। अभी दो बातें समझ पाए कि सिलोम क्या है, आहार नाल और बॉडी के बीच का जो स्पेस है उसे देह गुहा कहते हैं या सिलोम कहते हैं। सिलोम के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो जंतु तीन प्रकार के, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन लेवल की। तो सबसे पहले आप एक बात को समझो, मैं बता क्या रहा था कि जैसे ये एनिमल का बॉडी और इसमें ये जो लेयर दिख रहा है ये आपको इक्टोडर्म दिख रहा है, ये इक्टोडर्म हो गया। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इक्टोडर्म, ऐसे ऐसे दिख रहा है। और बीच में ये इंडोडर्म, राइट, ये बाहर वाला एक्टोडर्म, ये इंडोडर्म। फिर जो मेसोडर्म है वो आधा मेसोडर्म इधर पाया जा रहा है और आधा मेसोडर्म यहां पे पाया जा रहा है, ऐसे ऐसे फिगर बना था। अब और ये क्या हो गई? ये है बॉडी कैविटी, ये है बॉडी कैविटी या सीलोम। अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से आस्तरित है, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, मध्य स्तर से अगर स्तरित है, कवर्डेड है, तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा इसको? तो ये सिलोमेट है, वास्तविक गुहा वाले जंतु होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं सिलोमेट? कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एनिलिड्स, दूसरे होते हैं मोलस्क, तीसरे होते हैं आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा अगर बात करें
तो इकाइनोडर्मेट्स, इसके अलावा बात करें तो हेमिकार्डेट्स, इसके अलावा अगर बात करें तो कॉर्डेट्स। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेट्स जो होते हैं, इनकी देह गुहा जो होती है वो मीजोडर्म से आस्तरित होती है। इतनी बात आप समझ गए। अब बेटा बात करेंगे असत्य देह गुहा वालों की। अब असत्य देह गुहा वालों की अगर बात करो तो देखो, सबसे बाहर की तरफ इक्टोडर्म, ये आपको दिख रहा है, ये इक्टोडर्म। फिर इसके बाद ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं इंडोडर्म। ये इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म। बीच का ये जो स्थान दिख रहा है, मीजोडर्म नहीं दिख रहा है, इस स्थान पर यहां पर जो देह गुहा है या मीजोडर्म है वो छोटे छोटे ऐसे पाउच के रूप में पाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे पाउच के रूप में पाया जाता है। तो जब देह गुहा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाए या पाउच के रूप में पाई जाती है तो इसे हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। इसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ये जो जगह दिख रही है इसे कहते हैं स्यूडोसिलोम, या बेटा इसको हम कहते हैं कूट गुहिक, कूट गुहा। और ये जो कूट गुहा है ये कहां पाई जाती है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्केलमेंथीस में पाई जाती है। एस्केलमेंथीस प्रकार के जंतुओं में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? एसिलोमेट की बात करो, आगुही की अगर बात की जाए, एसिलोमेट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस के जंतु। प्लेटिहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आने वाले सजीव इसके अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई? अब बेटा हम लोग बात करते हैं सिगमेंटेशन। एक वर्गीकरण का और आधार बनाया गया जिसे कहा गया सिगमेंटेशन। अर्थात खंडी भवन। शरीर बाहर से और अंदर से छोटे छोटे सीरियल में सेगमेंट से बटा होता है। यानी बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन at least some organ. That type segmentation is called मेटामेरिकली segmentation, और इस घटना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। कुछ नहीं समझ आया ना? दोबारा सुनो। मैंने कहा कि जैसे ये शरीर है, ये ऐसे शरीर है, कुछ सजीवों में इस प्रकार से बाहर से और अंदर से दोनों में इस प्रकार से छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। यानी सारा शरीर एक ही प्रकार के ऐसे छोटे छोटे खंडों से ऐसे बटा होता है। ऐसे इस प्रकार के खंडी भवन को हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। खंडी भवन, या इसे हम कहते हैं जहां पर सभी प्रकार के खंडों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती, खंडी भवन। इस खंडी भवन की घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं।
और ये कहां पाया जाता है? एनिलिडा। एनिलिडा इन द सेंस केचुआ, अर्थवर्म, नेरिस, लीच, जोंक में इस प्रकार का सिगमेंटेशन पाया जाता है। अब बेटा वर्गीकरण का सबसे अंतिम आधार को हम कहते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड। अब सबसे पहले वाली बात समझने वाली यह है कि यह नोटोकार्ड होता क्या है। जैसे हम मान लें कि कोई ये जंतु है, ऐसे ये कोई भी जंतु है। भ्रूणी परिवर्धन के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ जंतुओं में इस प्रकार से इनके पृष्ठ सतह पर, डोर्सल सरफेस पर इस प्रकार से मीजोडर्मल कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई एक रॉड के आकार की रचना पाई जाती। इस रॉड के आकार की रचना को नोटोकार्ड कहते हैं। नोटोकार्ड ये है, पोजीशन इसकी क्या है? डोर्सल साइड, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। किससे बनी है? तो बेटा ये मीजोडर्मल सेल से बनी होती है। Mesodermally derived rod-like structure with the dorsal side of body formed during embryonic development. इस रॉड के आकार की संरचना को जो कुछ जंतुओं की पीठ की तरफ पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है और मीजोडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है, ऐसी रचना को हम नोटोकार्ड कहते हैं। अब जिनके भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ये नोटोकार्ड बनती है, उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब क्या है? कि नोटोकार्ड प्रेजेंस। और जिनमें नोटोकार्ड नहीं बनती, नोटोकार्ड एब्सेंट होती है, नहीं बनती है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। उसको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। जैसे पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक के सदस्य, ये सब पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, तो जितने भी पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के सदस्य वो सब नॉन कॉर्डेट्स कहलाते, चूंकि उनके भ्रूणी परिवर्धन के दौरान नोटोकार्ड नहीं बनती, तो वो नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें ये कॉर्ड बनती है, कॉर्ड का मतलब होता है एक्सिस, ये एक्सिस में जो मीजोडर्मल एक्सिस बनती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो ये थे सारे वो कैरेक्टर जिनके आधार पर जंतु जगत को विभाजित किया गया 10 फाइलम में। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे उन तमाम फाइलम या संघ के बारे में जो इन लक्षणों के आधार पर बांट करके बनाएंगे, जैसे पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक। तो चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।